हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? वेलकम टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो मैं हूं अशफाक और आज काफ़ी दिन के बाद ही वीडियो आ रही है क्योंकि वक्त नहीं मिल पाता है। मुझे 10 को बिहार बोर्ड का 10 12 को भी पढ़ाना पड़ता है, हिंदी भी है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने में। आप लोग क्लास 10 के जो सीबीएसई के जो बच्चे हो, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखें। पिछले वीडियो को हज़ारों बच्चे ने देखा है। बहुत 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 शुक्रिया। और बस आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे इसमें मेरे अंदर उतना ज़्यादा इनकरेज होगा कि वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है ना? डिपेंड आप पे करता है कि वीडियो को कितना लाइक शेयर करते हो और वीडियो को लोगों तक पहुंचाते हो। चलिए, तो ये वन शॉट वीडियो, जैसे कि आपको पता है बहुत से बच्चे बोल रहे सर इसका कोर्स लाइए। तो देखो, मैं चाहता हूँ पहले एक बार इसका वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे डाल दूँ। कोर्स लाने के बाद फिर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे बिहार बोर्ड वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, तो वन शॉट वीडियो डालेंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना? कोशिश है कि ख़त्म कर दें एग्जाम तक। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कॉल का पास, है ना? कॉल का पास। कॉल मतलब कहते हैं बात, पास मतलब हो गया उसमें नरमी या बातों को इस तरह से बयान करना कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए, है ना? बातों को, अपने लफ्ज़ों को, अपने बातों को, अपने रवैयों को इस तरह से इस्तेमाल करना कि लोग अट्रैक्ट हो जाए और लोग में मतलब नरमीपन आ जाए ताकि फसाद ना हो, है ना? व्यवहार ऐसा हो कि आपस में ताल्लुकात अच्छा हो जाए। तो खैर, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद का। बहुत ही फेमस ये राइटर है मुंशी प्रेमचंद। उनकी कहानी है कॉल का पास। अब ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। वीडियो में मैं आपको कहानी पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में समझाऊंगा। जो आपकी किताब है, आपका किताब का नाम कौन है? जान पहचान। याद कीजिएगा, क्लास 10 का सीबीएसई में बहुत सारी किताब है, 2-4 किताब मेरे ख्याल से है। तो जान पहचान वाले बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि जान पहचान है। अगर आपका कोई और भी किताब है, नवाए उर्दू और क्या क्या है, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये वीडियो जान पहचान किताब की है। ठीक है, ध्यान से। इसका सारा पीडीएफ वगैरह कैसे मिलना है सब लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल समझते हैं वन शॉट में, कहानी समझेंगे, राइटर के बारे में समझेंगे। जितने सवाल हैं सब इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने सारे सवाल इस चैप्टर में सारा कंप्लीट होगा इसी वीडियो में। वन शॉट है, ध्यान से पढ़ेंगे। आइए, टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। तो ये है मुंशी प्रेमचंद, याद करेंगे। बहुत ही मतलब ये ऐसे शायर हैं, अगर इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में जानोगे तो भाई आपके अंदर जो कठिनाई है, अभी के दौर में जो कठिनाइयां हैं, अभी के दौर में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भूल जाओगे। लगेगा भाई इतना कठिन, इतना प्रॉब्लम झेला ये, और आज लोग इसको याद कर रहे हैं। तो बहुत गरीबी से गुजरे हैं, बहुत गरीबी से गुजरे, बहुत ज्यादा गरीबी से। ठीक है ना? इतने गरीबी से कि पढ़ पढ़ के पढ़ाया, पढ़ा के पढ़ाया है। कई किलोमीटर पढ़ाने जाते थे, फिर आते थे, फिर पढ़ते थे, और भी सूरज चांद की रोशनी में, दिए में, है ना, मोमबत्ती में। तो बहुत मेहनती शायर है और राइटर भी है। बहुत बड़े बड़े नॉवेल लिखे, उर्दू हिंदी में इनका बड़े बड़े नॉवेल है, अंग्रेजी में भी है। मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए यहाँ पे जो दिया 1880 में और 1936 में। 1880 इनकी पैदाइश की तारीख है। ठीक है ना? मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए थे? 1880 में। और इंतकाल कब हुआ था इनका? इनका इंतकाल हुआ था 1936 में। ठीक है, याद करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई थी और इंतकाल 1936 में हो गया था। ठीक है ना? चले पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये किताब का ही पूरा मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था कि आपके पास किताब होगा तो आराम से समझ सकते हैं। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई थी। तो बनारस में इनकी पैदाइश हुई थी, लम्ही गांव था। ठीक है, ध्यान से मैं आपको पॉइंट आउट करते जाऊंगा। इनकी पैदाइश गांव थी बनारस में, जिसको आज वाराणसी कहते हैं। ठीक है ना? और गांव लम्ही। उनका असल नाम धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय। लेकिन आगे पढ़ोगे, इसमें तो कम दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, आगे और पढ़ोगे तो प्रेमचंद को नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था, नवाब राय। लेकिन उनका बचपन का नाम था धनपत राय। ठीक है। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर के हैसियत से मुलाजिम हो गए। बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे बताई नहीं गई है, शॉर्ट में बताया जा रहा है। तो जितना बताया जा रहा है उतने सवाल आपसे पूछेगा, उतने अभी आपको पढ़ना है। ठीक है ना? तो मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई थी? बनारस के लम्ही गांव में। और पैदाइश 1880 में, याद है।
और इनका असल नाम क्या था? धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय इनका असल नाम था। इब्तदाई तालीम वो गांव के स्कूल में मदरसे में किए। मैट्रिक पास किया 1899 में, 1899 में। और बनारस के करीब चुनारगढ़ एक वहाँ पे एक मिशन स्कूल था, वहाँ पे असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से उनको जॉब लग गया। 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ, फिर कानपुर में उनका जॉब लगा। प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। आपको यकीन नहीं होगा, प्रेमचंद जब छोटे थे मैट्रिक से पहले उन्होंने कई नॉवेल की किताबें पढ़ दिए थे। कई नॉवेलों को, कई अफसानों को उन्होंने पढ़ दिया था। इनको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो कहते हैं ना भाई, जिनको पढ़ने का शौक होता है गरीबी उसी के दरवाजे पे आके खड़ी होती है ना। जिनको पढ़ने का शौक होता है, जिनको लिखने का शौक होता है, अक्सर देखिएगा गरीबी उसी के पक्ष में है, उसी के साइड में है, ठीक है ना। लेकिन नाम भी है। तो कहते हैं कि बचपन से पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक था। उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा, बहुत करीब से देखा भाई। इनकी शादी बहुत बचपन में करा दी गई थी और जबरदस्ती एक बदसूरत लड़की से शादी करा दी गई थी। इनके वालिद साहब ने, इनकी जब माँ का इंतकाल हो गया था बचपन में, तो इनके वालिद साहब जो थे उन्होंने दूसरी शादी की थी। सौतेली माँ हो गई, उनका रवैया अलग। फिर उनका भाई बहन, सौतेला भाई बहन, इनके बाप का इंतकाल हुआ तो पूरी जिम्मेदारी इसके बोझ सर पे आ गई। सौतेली माँ भी है, भाई बहन भी सौतेला है, और इनकी शादी भी कर दी गई, बीवी भी है। तो लास्ट टाइम पढ़ाई भी जारी है और काम भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो बहुत करीबी से इन्होंने गरीबी को बहुत करीबी से देखा, दुख दर्द को बहुत करीब से देखा और महसूस किया। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गया। अब इसी वजह से जो है जितने सारे इनके नॉवेल देखोगे, अफसाने देखोगे, उन अफसानों में जिंदगी के मसाइल को पेश किया गया है ना। गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, कमजोरों के बारे में, बेसहारा के बारे में, उनके बारे में इन्होंने मजमून लिखे बहुत सारे। उनकी जबान बहुत सादा और सलीस थी, बहुत सिंपल लफ्ज में लिखते थे। उनके बेशतर नॉवेल और अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि देहात के रहने वाले थे और इन्होंने बहुत करीब से देखा था गरीबी को। तो जितने सारे इन्होंने अफसाने लिखते थे वो देहात के लोग किस तरह से होते हैं उस तरह से लिखा करते थे। बहुत सारे अफसाने इनके हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नॉवेल और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे हैं। 1 दर्जन नॉवेल लगभग बता रहे हैं, और 300 से ज्यादा कहानियां लिखी इन्होंने। अफसाने मतलब कहानियां। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नॉवेल और अफसाना निगारों में होता है। तो ये प्रेमचंद वो शख्सियत है जिनका शुमार, जिनका नाम कहाँ होता है? इनका शुमार कहाँ होता है? उर्दू के अहम तरीन, बहुत ही फेमस नॉवेल और अफसाना निगारों में होता है, ठीक है ना। बहुत मशहूर बोलते ना, बहुत मशहूर, पॉपुलर। यस, निर्मला, देखिए इनकी नॉवेल का नाम है, क्या नाम है नॉवेल का नाम? निर्मला, बेवा, मैदाने अमल, बाजारे हुस्न, गोयदान तो बहुत फेमस था, इनकी वजह से इनको मिला भी था, उपाधि भी वगैरह भी मिला था। गोयदान बहुत ही, मतलब जितना नॉवेल जो पढ़िएगा तो लगेगा एकदम मासूमियत भरा हुआ उसमें है, रोना आ जाएगा। मतलब गरीबी को बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है, क्योंकि बचपन से इन्होंने गरीबी देखा है। तो याद करेंगे इनके नॉवेल का नाम निर्मला, बेवा, मैदाने अमल, बाजारे हुस्न और गोयदान। और भी है, और भी बहुत सारा नॉवेल इनके हैं, ठीक है ना। तो ये मशहूर नॉवेल का नाम है। अब एक कहानी है कौल का पास। कहानी क्या है? असल में कहानी अकबर बादशाह और एक राजपूताना की कहानी है ना। और उन दोनों में किस तरह से बात होती है, कैसे अकबर का व्यवहार होता है, राजपूताना जो है उसका कैसे व्यवहार होता है, ये सारी बातें इस कहानी में पढ़ेंगे। तो कहानी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह है। आपको पता, मुगल बादशाह में, मुगल वंश में, मुगल काल का सबसे फेमस बादशाह कौन रहा? अकबर रहा है। उनकी लड़ाइयाँ उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत हिस्सा फतह कर लिया था। एक राजपूताना रह गया था, अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर ले और वहां भी सल्तनत करे। तो बहुत सारे इलाका इन्होंने जीता। एक राजपूताना वाला एरिया जो है बच गया था, जो राजपूत जिसको बोलते हैं, तो राजपूताना वाला एरिया बच गया था। इन्होंने सोचा भाई उसको भी पता कर ले। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कशी मतलब फौज की चढ़ाई कर दी। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए, मतलब वो हार गए। राजपूत लड़े बहुत ही बहादुरी से, उनका पांव उखड़ गया, मतलब वो हार गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप, क्या नाम था? राणा प्रताप सिंह। आपने नाम सुना होगा राणा प्रताप सिंह का नाम, है ना। राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। तो अकबर बादशाह
बड़ा बादशाह था, उनके पास फौज बहुत था। तो पता चला भाई राजपूताना वाला जो एरिया लूट लेते हैं, पूरा तो हिंदुस्तान लूट ही ली, मतलब कब्जा कर ही लिए हैं। असल में राजाओं का काम ही होता था लूटना, कब्जा करना, ठीक है ना। तो इन्होंने राजपूताना पे हमला किया, तो उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा जरूर, लेकिन बोलते ना हार गए। फिर हारने के बाद क्या हुआ, अपने बाल बच्चों को लेके किसी जंगल में जाके छुप गया। राजपूतों के एक सरदार का नाम आता है रघुपत। क्या नाम था, याद करेंगे, इसका नाम आगे भी आने वाला। राजपूतों के एक सरदार का नाम है रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जर्री था। तो राजपूतों का एक सरदार का नाम है रघुपत, जो एक सरदार माना जाता था, और बहुत बहादुर था, बहुत जर्री था। जर्री मतलब उसे बोलते हैं बहादुर, हट्टा कट्ठा। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। तो उन्होंने क्या, रघुपत जो था कुछ लोगों को अपने फौज में शामिल किया और साथ में लड़ा करते थे, ठीक है ना। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसके नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह उसको पकड़ ले, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते थे। तो मतलब रघुपत ऐसे एक सरदार गुजरे हैं, या बोले एक ऐसा योद्धा है जो बहुत बहादुर था, और मतलब उसके सामने कोई किसी का नहीं चलता था। हालांकि ये भी राजपूत था, राजपूतों का सरदार था। वो कहते कि बादशाह लोग इसको सुनते थे तो भाई डर जाते थे, अरे इससे लड़ना है। अकबर बादशाह के सिपाही भी परेशान हो गए, लेकिन पकड़ नहीं पाया इनको। आगे बढ़ते हैं। ये सब फोटो वगैरह किताब में दिया हुआ, इसलिए मैंने इसको ला दिया है, ठीक है ना। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। तो एक बीवी थी, इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपनी बीमार बच्चों का ख्याल किया और ना बीवी का मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी चुपके से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लेता था। तो जो था रघुपत सिंह जो है लड़ने को निकल जाता था। उसकी बीवी थी, एक बच्चा भी था। तो एक बार की बात है, उसका बच्चा बीमार था, फिर भी वो लड़ने को निकल गया। और बोला कि कभी कभी खबर वगैरह किसी से मंगवा लेता था या छुपके छुपके जाके मिल लेता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने जरूर आएगा, बस इसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चल उसे देख ले। तो अकबर बादशाह सोचा कि भाई रघुपत को पकड़ना है, तो उसकी जो बीवी है, बच्चे जिस घर में रह रहे हैं, तो उस घर को घेर लिया, फौज ने घेर लिया। बोला किसी न किसी दिन तो आएगा ही मिलने के लिए बाल बच्चे से। और उसका बेटा बीमार था, खबर गया तो बोला भाई तुम्हारा बेटा मरने वाला, आजकल के मेहमान जाओ मिल लो, है ना। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं, इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरादार ने कहा, बादशाह को हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूं, जरा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूं, उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूं, झूठ हरगिज नहीं बोलता हूं। तो कहने मतलब है कि पहरा लगा हुआ था, बेटा बीमार था, किसी ने खबर कर दिया भाई कि बेटा बीमार है। रघुपत सिंह को लगा भाई अब तो भाई आजकल का मेहमान है तो जाना पड़ेगा। तो आया, तो वहां तो पहरा लगा हुआ था, सिपाहियों ने पकड़ लिया उसको। बोला भाई अकबर बादशाह का हुक्म है कि आपको जहां मिले पकड़ ले। तो बोला ठीक है पकड़ लेना मुझे, लेकिन मेरा बच्चा बीमार है, मर रहा है, उससे मिलके मैं आ जाऊंगा, और मैं आऊंगा ही आऊंगा, भागूंगा नहीं कहीं, क्योंकि राजपूत कभी झूठ नहीं बोलता है ना। अभी के मामला पता नहीं क्या है, पहले का ऐसा हुआ करता था, राजपूत बहुत वादे के पक्के हुआ करते थे। तो राजपूत कभी झूठ नहीं बोलता है, हम मिलके और तुम्हारे पास आएंगे, भाई तुमको जो करना, जहां कैद करना कर लेना, लेकिन मेरा बच्चा से मिलने दो। बोला ठीक है, बच्चे से मिलने दिया, है ना। इसी पहरा वाले सिपाही ने कहा, देखाओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़के बेचैन हो रहे हैं और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही। तो बच्चा जो है बेचैन हो रहा, बीवी परेशान है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीर बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, यह मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कॉल दे चुका हूं, कॉल मतलब अपना जो है वादा दे चुका हूं, है ना, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। कॉल के पास वही मतलब है, कॉल का पास मतलब वादा जो करना उसको निभाना, है ना।
बात जो करना उसको पूरा करना। तो उसकी बीवी बोला, बीवी से मिल लिया रघुपत, तो बोला कि अब मुझे जाना होगा, सिपाहियों को मैंने बोल दिया है, वो मुझे कैद करने के लिए आए हैं, तो मैंने बोल दिया तो मुझे जाना होगा। उसकी बीवी बोलती नहीं ऐसा मत करो, तुम दूसरे दरवाजे से निकल जाओ बाहर। बोला नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैंने उनको वादा दे दिया, अपना मेरा कॉल मैंने दे दिया, मतलब वादा मैंने कर दिया, ठीक है ना। ये कहकर दरवाजे पर आया, सिपाही से कहने लगा लो मैं आ गया हूँ, अब मुझे पकड़कर जहां चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा बहुत बेहतर, तुमने उस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। तो सिपाही को रहम आ गया, रघुपत ने जो बोला वादा पूरा कर दिया। जो सिपाही था बोला भाई, सिपाही को लगा भाई बिल्कुल सच्चा बंदा है, ये हक बोल रहा है, इसको पकड़ने से क्या होगा। तो बोला ठीक है एक काम करो, तुम भाग जाओ, हम बोल देंगे अकबर को कि वो नहीं आया है, तुम भाग जाओ। बोला ठीक है हम भाग जाते हैं। बोला लेकिन तुम जिस तरह से तुम मुझे मदद कर रहे हो, जब तुम्हारा भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बोला ठीक है। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया, रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दी थी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिली, वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को ना छोड़ा और अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो रघुपत बोला भाई ये जो बंदा है सिपाही है ये बेकसूर है यार, है ना, उसको छोड़ दो, है ना, और मैं रघुपत मैं हूँ, मेरे वजह से इसको पकड़ा गया ना, तो रघुपत मैं हूँ, मुझे जो करना करो। ये बेगुनाह सिपाही है। जो सिपाही बोला था ना कि जाइए भाग जाइए आप, तो बोला ठीक है। रघुपत को मालूम चला कि भाई कि अकबर के अफसर लोग जो है इसको पकड़ लिया, कैद कर लिया, तो आया, बोला कि देखो मैं इसका गुनाहगार हूँ, मैं हूँ रघुपत, मुझे पकड़ो, मुझे कैद करो, मुझे जो करना करो, इसको छोड़ दो। अफसर ने इसको भी कैद कर लिया, उसको छोड़ा भी नहीं, बोला दोनों को फांसी कर दो भाई, है ना, दोनों को कत्ल करने का लगा दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए और उनको कत्ल किया जाए, तो दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी, घोड़ों के टापों की आवाज आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसर के साथ चले आ रहे हैं। तो वही बात हुआ कि अफसर ने बोल दिया भाई इसको कत्ल करना है। एक तो झूठ बोला, उसने पकड़ा नहीं, और दूसरा रघुपत भी आ गया, तो बोला इसको तो पकड़ना है भाई। तो इन्होंने क्या किया, बोला ठीक है मैं ही हूँ, और उसको इजाजत दे दिया भाई इसको कत्ल कर दो, कत्ल करने का इजाजत इसको दे दिया। अब मैदान में लाया, बोला कि फांसी लगा दो, मतलब फांसी नहीं है ना, बोला कि इसको कत्ल कर दो। जल्लाद जो कत्ल करने वाला होता है, मूड़ी उड़ाने वाला होता है, वो अभी तलवार उठाया ही था कि अकबर बादशाह की वहां पे पूरा फौज आने लगा, मतलब अकबर बादशाह अपने अफसर के साथ आ रहे हो। तो वहां सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर उसे उतरा और कहने लगा रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा हर भले आदमी का दिल दूसरे का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया, उसमें तुम्हारे कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है तो कुछ है भी तो मैंने माफ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूलाना समाना मतलब बहुत खुश होना। तो अकबर बादशाह बोला भाई कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। रघुपत परेशानी में था, रघुपत जो है परेशान हो रहा था, उसका बेटा मरने वाला था, बेटा की तबीयत बहुत खराब था। तो बोला भाई तुम बहुत अच्छा काम किया, मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अल्लाह से डरता है, जो नेक इंसान की जो मदद करता है, जो कोई अगर प्रॉब्लम में है उसको हेल्प करता है, मुझे ऐसे सिपाही चाहिए। तो ये जो सिपाही जो था जिसको कैद कर छोड़ दिया। अब बात करते हैं रघुपत का। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देख कर कहा मुझे पहले ये मालूम ना था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। बोला अकबर बोला मुझे पहले नहीं पता था कि जो राजपूत इतने पक्के होते हैं। अगर उसको मौका मिलता भाई तो दूसरे दरवाजे से निकल के भाग जाता हूँ, है ना, उसको पता था कि हमको पकड़ लेगा, हमको कल कत्ल कर देगा, लेकिन नहीं, वो डरा नहीं, वो बात के पक्के कि मैं आऊंगा तो आऊंगा, और वो वापस आया फिर झोपड़ी से बाहर, है ना। तुम्हारी बहादुरी और इफाए वादा से बहुत खुश हुआ हूं। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की जो है
वक़्यत वक़्यत कराना चाहते हो। वक़्यत मतलब हो गया मतलब बहादुरों का जो मिसाल होता है ना, ये बोलता। तो ये कह रहे हैं कि भाई जिस रघुपत को आप आज तक पकड़ नहीं पाए, उसका दिल नहीं जीत पाए, आज आपकी दरिया दिली देखकर रघुपत आपके सामने झुक गया है ना। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जुमले जमे रहते हैं और दूसरे के दुख मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। तो बहुत बेहतरीन कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के रघुपत की कहानी, बादशाह की कहानी, है ना। तो इससे कहानी से हमें क्या पता चलता है? सच्चाई। अगर आप सच्चे हो ना, अगर आप सच्चे हो, वादा के पक्के हो, तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है किसी न किसी जरिए से। जैसे यहाँ पे रघुपत की मदद की। अगर रघुपत ने वो सच्चाई नहीं दिखाती और दूसरा बीवी के कहने पे दूसरा गेट से निकल के भाग गया होता, है ना, या वापस ही नहीं आता, तो शायद इनको कत्ल कर दिया था। लेकिन नहीं आया, सिपाही भी वहां पे हमदर्दी दिखाया और हालांकि दोनों को कैद किया। लेकिन फिर अकबर बादशाह जो ये बात पता चला तो उनका दिल पिघल गया। भाई जो खुदा से ऐसा डरता है, जो नेक बंदा को जो मदद करता है, मतलब अल्लाह से डरता है, जो किसी की भलाई कर रहा, कोई एकदम परेशानी हाल में है और उसको अगर हेल्प कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो अल्लाह से डरता है, खुदा से डरता है, और बोला कि मुझे ऐसे ही बंदा चाहिए, है ना। फिर रघुपत भी मान लिया भाई कि आपकी दरिया दिली, आपकी बात, है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अकबर भी माना कि भाई तुमने जो कॉल दिया था, तुमने जो वादा किया था, उसको पूरा किया। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ये राजपूत इतने वादे के पक्के होते हैं। चलिए, तो कहानी कैसे लगी, है ना। कहानी में क्या क्या समझ में आया? एक राजपूतों का सरदार कौन था? रघुपत सिंह। और एक और था ना, राणा प्रताप सिंह, जो हार गया था, जो अपने बाल बच्चों को लेकर छुप गया था। चलिए, ये हो गया अकबर बादशाह की कहानी। ऐसे पढ़ ली हम लोग कहानी में। अब तो सवाल पूछेगा तो, बट अब के किताब में जो सवाल है उसको करते हैं। देखिए, तो पहला तो मीनिंग है, फतेह मतलब होता है जीत, है ना, फतेह मतलब जीत होता है। और शिकस्त मतलब क्या होता है? शिकस्त मतलब होता है हार। याद कर लीजिएगा, फतेह मतलब जीत, शिकस्त मतलब हार, है ना। फतेह मतलब जीत हासिल करना, वॉन क्या बोलते हैं इसको, और शिकस्त मतलब हार हो गया। फौज कशी मतलब हमला, चढ़ाई करना। जर्री मतलब जंगजू समझते हैं ना, जंगजू बहादुर, उसको बोलते हैं जर्री। जंगजू मतलब वही बहादुर को बोलता है जो जंग लड़ता है। कॉल मतलब वादा। दरिया दिली मतलब फराख दिल, मतलब बहुत ही हमदर्द वाला दिल। वक़ियत मतलब इज्जत, है ना, वही बोला गया यहाँ पे कि आपने जो वक़ियत कराना चाहते थे, यहाँ बोला गया है कि बहादुरों की वक़ियत कराना जानते हैं, मतलब बहादुरों को इज्जत करना जानते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। अब यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ, अकबर किस खानदान का बादशाह था? राजपूतों के उस सरदार का नाम बताइए क्या था जो जंगल में क्यों छुप गया था? रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? अकबर रघुपत किस बात पर मुतासिर हो गया था? अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? ये आपकी किताब में क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर देखिए मैंने लिख के लाया है। ओके, कि अकबर किस खानदान का था? तो अकबर मुगल के खानदान का बादशाह था। अकबर किस मुगल खानदान का, मुगल वंश का। राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था जो वो जंगल में क्यों छुप गया था? तो राजपूतों के सरदार का नाम था रघुपत सिंह। क्या नाम था? रघुपत सिंह। अकबर ने राजपूताना फतह करने के लिए फौज कुशी की थी। रघुपत सिंह ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर आखिरकार उसके पांव उखड़ गए, इसलिए वो अपनी जान और अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए जंगल में जा छुपा था। ठीक है ना, तो ये बात याद करेंगे। नेक्स्ट है, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? तो जेल के पहरेदार, असल में जेल नहीं, वो तो मतलब वहां पर था जो, है ना। तो पहरेदार सिपाही का बेटा बहुत बीमार था। रघुपत ने, सॉरी यार जेल के पहरेदार सिपाही नहीं, गलती यहाँ लिखा गया। रघुपत ने पहरेदार की मदद की, तो रघुपत का बेटा होगा। ठीक है ना, मिस्टेक यहाँ पे है, सुधार लीजिएगा आप लोग। रघुपत का बेटा बहुत बीमार था और उसकी बीवी अकेली परेशान थी, लेकिन सिपाही ड्यूटी छोड़कर घर नहीं जा सकता। रघुपत सिंह ने सिपाही से वादा किया था कि वो फरार नहीं होगा और उसे थोड़ी देर के लिए घर जाने दिया जाए, है ना। सिपाही के जाने के बाद रघुपत ने खुद पहरा दिया। हाँ, मतलब रघुपत ने पहरेदार की किस तरह मदद की? आंसर गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। मदद किस तरह, रघुपत ने किस तरह पहरेदार की मदद की? मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लिखेंगे, जब
जब सिपाहियों ने रघुपत की मदद की थी तब अकबर अफसरान ने उस सिपाही को कैद कर लिया था। जब ये बात रघुपत को पता चली तो वो उसकी मदद करने आ गया और अकबर अफसरान से कहा कि मैं रघुपत हूँ, मुझे गिरफ्तार करो। उस बेकसूर सिपाही को छोड़ दो, है ना, ये बात था ना, ये था, ठीक है, तो हम मिस्टेक था। रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की, ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका आंसर, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये आंसर इसका मिस्टेक है। ये भाई, तो ये इसका आंसर गलत है, ठीक है, इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज में है, अगला साइड में। ओके, तो यही बात था ना कि जब सिपाही उसको मदद किया तो रघुपत तो भाग गया था, और फिर जब पता चला कि सिपाही को कैद कर लिया, अकबर के जो अफसरान थे, जो अकबर के जो अफसर लोग थे, उसको कैद कर लिया, पता चला रघुपत को, तो वापस आया, फिर उन्होंने बताया भाई कि मैं ही रघुपत हूँ, मुझे कैद कर लो भाई, ये सिपाही तो बेकसूर है, इस तरह से उनकी मदद की। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ था? तो बोलेंगे अकबर रघुपत की सच्चाई और वादे की पासदारी और दयानतदारी से बहुत मुतासिर हुए थे। फरार का पूरा मौका होने के बावजूद रघुपत ने अपना वादा निभाया और सिपाही के पास वापस आकर खुद को पेश कर दिया, जिससे अकबर को इस बात का ईमानदारी का यकीन हो गया था। तो ये बात है भाई कि अकबर को पता चल गया सारी बातें, अकबर को रघुपत की सच्चाई, उनके वादे की पासदारी और दयानतदारी, जो बोलते हैं ईमानदार, वादे के पक्के होना, ये बात उसको मालूम चल गया था। हालांकि बोलता कि रघुपत को पूरा मौका था भागने का, लेकिन नहीं भागा, वो जो वादा था उसको पूरा किया। तो जब अकबर को पता चला तो उनको यकीन हो गया बहुत ईमानदार है, और इसको यकीन है ईमानदार है, जब बहादुर है, सच्चे हैं, तो उसके साथ इस तरह से हर व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? अकबर ने रघुपत सिंह को माफ कर दिया, उसकी बहादुरी और राजपूती वादे की पासदारी की तारीफ की, उसे इज्जत बख्शी और प्राखुदली का मुजाहरा करते हुए उसे आज़ाद कर दिया। उस दरियादिली और इंसाफ पसंदी से अकबर ने रघुपत का दिल जीत लिया। तो अकबर ने क्या किया था? उसको माफ कर दिया, बोला कि तुम बहुत बहादुर हो और तुम बहुत सच्चे हो, है ना। राजपूताना जो एक होता है कि अपने वादे का खिलाफ नहीं जाता है, वादा जो करता पूरा करता है, उनकी इज्जत भी की, है ना, उनकी दरियादिली, इंसाफ पसंदी, है ना, से अकबर रघुपत का दिल का वह जीत लिया। तो अकबर ने सही फैसला लिया था। ये था आपका 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जुमला जैसे सल्तनत, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 ऑप्शन आंसर यहाँ पे। सल्तनत क्या होता है? अब ऐसा नहीं कि जो है वही आपको बनाना है। जुमला मतलब ऐसा जुमला जिसमें सल्तनत की बातें हों। अकबर बादशाह की सल्तनत बहुत वसी है, वसी मतलब बहुत बड़ा है। आप बोल सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की सल्तनत बहुत अच्छी है, हो गया, ऐसे बना सकते हैं आप। फौज, अकबर ने राजपूताना फतह करने के लिए फौज भेजी। आप किताब से इस आंसर बना है, बट आप जो अपने हिसाब से अभी आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे नहीं बोला कि किताब का ही आंसर दें, आपको अपने बना सकते हैं। फौज मतलब समझ रहे हैं, बोल सकते हैं कि
कोई भी हवाला दे सकते हैं कि फौजों ने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। पहरेदार, जेल के बाहर दरवाजे ने रघुपत सिंह को कैद कर लिया था। जेल के पहरेदार ने रघुपत को सिंह को, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। पहरेदार ने दुश्मनों को पकड़ लिया, पहरेदार ने, किसी का नाम भी लिख सकते हैं आप, रघुपति बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अकबर के पहरेदार ने इसको पकड़ लिया। बस जुमला बनाना है, कोई नहीं कि एकदम सटीक, एकदम सही एकदम रियलिटी वाला जुमला ही हो। आप जुमला कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं उस सल्तनत में पहरेदार हूँ, मेरा दोस्त या मेरा आबाओ अजदाद या मेरे दादा परदादा, या बोल सकते अहमद उसके सल्तनत में पहरेदार था, बोल सकते हैं। तदबीर, अकबर ने रघुपत को पकड़ने की बहुत तदबीरें की मगर वो किसी के पकड़ना आए। तदबीर मतलब होता है आइडिया, तदबीर मतलब आइडिया, तदबीर मतलब आइडिया। तो बोल सकते हैं कि अकबर ने बहुत तदबीर की पकड़ने की, लेकिन उसको पकड़ ना सका। आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि मेरे अंदर नए चीज करने की बहुत सारी तदबीर है ना। ये बोल सकते हैं, कोई भी जुमला बना सकते हैं कि उसने एक ऐसी तदबीर सोची कि, है ना, इस गांव का तरक्की की जाए। कसूर, अकबर ने कहा कि राजपूतों ने मुझे कोई तकलीफ नहीं है दी, इसलिए उनका कोई कसूर, तो कसूर से बना सकते हैं, है ना। बोल सकते हैं मैंने ये, ऐसे बोल सकते हैं मेरा कोई भी कसूर नहीं, ऐसे बोल सकते इस काम में मेरा कोई भी कसूर नहीं है ना। जुमला कोई भी बना सकते हैं कि ये उसका कसूर नहीं है, ये अहमद का कसूर नहीं है, ठीक है, लेकिन किताब का दिया हुआ है। देखिए ये भरना है, ये तो किताब का भरना है, ये खाली जगह था, बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर था, तो अकबर यहाँ फिल होगा। ये पांचों में से भरना है, ठीक है ना। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। बीवी ने कहा ऐसा करो दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, है ना। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में ले आए, वही कत्ल करने के लिए। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं वो खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। तो भरने वाला था, फिल इन द ब्लैंक्स था। अब यहाँ पे वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। जो वाहिद उसको जमा बनाना है, जो जमा उसको वाहिद बनाना है। जैसे अफवाज, अफवाज, तो अफवाज क्या है, ये अफवाज जो है, अफवाज जो यहाँ पे देख रहे हो, ये अफवाज जमा है, तो इनका वाहिद क्या होगा, फौज। तो जो जमा रहा है उसको वाहिद बना देंगे, और जो वाहिद उसका जमा बना देंगे। तदाबीर क्या है, तदाबीर, तदाबीर जमा है, तो वाहिद क्या होगा, तदबीर, तदबीर हो जाएगा इसका आंसर। मदद, मदद जो वाहिद है तो क्या होगा, इमदाद, मदद की जमा इमदाद हो जाएगा, ठीक है। मुल्क, मुल्क की जमा क्या हो जाएगा, ममालिक। सफर, है ना, असफार, ठीक है। ये वाहिद से जमा, जमा से वाहिद बन गया, क्लियर है। तो जिसमें इधर दिख रहा ना, अफवाज जमा है, इसका वाहिद है ये, तदाबीर जमा है, वाहिद बना, ये सब वाहिद है, जमा बना, वाहिद से जमा, वाहिद से जमा बना, ठीक है। अब है मुजक्कर मुन्नस बनाना है, अच्छा जुमला बनाना है। क्या बोला, नीचे दिल लफ्जों से मुजक्कर मुन्नस और मुन्नस से मुजक्कर, अच्छा मुजक्कर का मुन्नस, मुन्नस से मुजक्कर बनाना है। जैसे बादशाह, बोले बादशाह क्या है, असल में मैं आपको बताता हूँ मुजक्कर किसको कहते हैं। मुजक्कर कहते हैं मैस्कुलिन, अंग्रेजी समझते हैं आप लोग, मैस्कुलिन फेमिनिन बहुत अच्छे समझते हैं। अब मोनस कहते हैं फेमिनाइन को, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैस्कुलिन फेमिनिन। तो जो मुजक्कर है, जो मैस्कुलिन है, उसको फेमिनिन में बदल देना है। तो बादशाह दिया है, तो बादशाह का क्या होगा, बेगम, है ना, बादशाह का क्या हो जाएगा, बेगम हो जाएगा। घोड़ा है, घोड़ा तो पता है, घोड़ा का हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा। लड़का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की, ठीक है। औरत, औरत क्या है, औरत मुअन्नस है, फीमेल है, तो क्या हो जाएगा इसका, मर्द। बेटी, बेटे का क्या हो जाएगा, बेटा। तो ये आपको मुजक्कर से मुअन्नस, मुअन्नस से मुजक्कर बनाना, बहुत हल्का क्वेश्चन देता है, ठीक है। सीबीएसई में बहुत इजी क्वेश्चन आता है उर्दू में, बिहार बोर्ड और अलग बोर्ड में बहुत हार्ड रहता है, मुजक्कर से इतना हल्का नहीं रहता है। अच्छा अब देखिए मुहावरा दिया हुआ है, मुहावरा है, उसको जुमला बनाना है। जैसे देखिए पाँव, पाँव उखड़ना, पाँव उखड़ना मतलब होता है हिम्मत हार जाना। सख्त मुकाबले के बाद आखिरकार दुश्मनों की फौज के पाँव उखड़ गए, बोल सकते हैं कि सख्त मुकाबले के बाद भी दुश्मनों का पाँव उखड़ गया, मतलब दुश्मन लोग हार गए, हिम्मत हार गया। ढाढ़स बंधना,
हौसला मिलना नहीं बोलते। आप अकेले हैं, आप रात में जा रहे हो, अकेले हैं, आपका कोई दोस्त अगर साथ में मिल गया तो हिम्मत आ जाता है, अरे चलो कुछ नहीं होगा। अकेले जाएंगे रात में तो डर लगेगा। और वही आपका आपके साथ छोटा भाई भी रहेगा ना, है ना, आपके साथ छोटा भाई भी है, छोटा बच्चा भी आपके साथ है, तो आपको हिम्मत डर नहीं लगेगा। अकेले रहोगे तो थोड़ा डर लगता है। तो धाड़स बंधना मतलब होता है हौसला रखना। माँ की नरम बातें सुनकर बच्चे की धाड़स बंध गई, बोल सकते हैं। माँ की नरम बातें सुनकर या माँ का सपोर्ट देखकर बच्चों का धाड़स बन गया। कॉल देना मतलब वादा करना। रघुपत सिंह ने अब सिपाही से कॉल दिया कि वो फरार नहीं होगा, बोल सकते हैं। कॉल देना मतलब वादा देना। तो यहाँ पे किताब से बोल सकते हैं, रघुपत सिंह ने सिपाहियों से कॉल दिया था कि मैं फरार नहीं होऊंगा। दिल भरना मतलब आंखों में आंसू आना। बेटे को बरसों के बाद देखकर माँ का दिल भर गया। तो जब जुमला बनाना है तो जुमला में ये नहीं यूज करना है, जुमला में ये वाला यूज करना है ना। दिल भरना मतलब होता है आंखों में आंसू। आप मतलब को रखते हुए जुमला बनाएंगे कि मैंने अपनी माँ को बहुत दिन के बाद देखा, मेरा दिल भर गया। समझ आया? ऐसे बोलते। जब बेटे को बरसों बाद देखकर माँ का दिल भर गया। फूला ना समाना, बहुत ज्यादा खुश होना। सुने होंगे कि मेरा इम्तिहान में बहुत ज्यादा नंबर आया इसलिए मैं फूला नहीं समाया हूँ, है ना। इम्तिहान में अव्वल नंबर आने पर अहमद खुशी से फूला ना समाया, मतलब इतना खुश हुआ कि मतलब बता नहीं सकते, बहुत खुश होना। ठीक है, नेक्स्ट है अब जो है मुताजात बनाना। मुताजात क्या होता है? मुताजात मतलब होता है साइनोनिम, एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम, है ना। अंग्रेजी में होता है ना एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पर्यायवाची, इसको बोलते हैं विलोम शब्द। हिंदी समझते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं मुताजात को। अब देखिए सच्चाई, तो बोलिए सच्चाई का उल्टा क्या होगा? सच्चाई का उल्टा होगा, सच्चाई का उल्टा बुराई हो जाएगा। दुख, दुख का उल्टा क्या होगा? सुख। बहादुर है लिखा हुआ, बहादुर का उल्टा क्या होगा? डरपोक। या कायर भी बोल सकते हैं ना। दुश्मन है, दुश्मन का उल्टा क्या होगा? दोस्त हो जाएगा। मेहनत है, सॉरी मोहब्बत है, तो मोहब्बत का उल्टा नफरत हो जाएगा। ठीक है, इसमें खास इसमें आम को अलग अलग करना है। देखिए इसमें खास क्या होता है, इसमें खास कहते हैं किसे, अंग्रेजी ग्रामर आपने पढ़ा होगा, इसमें खास कहते हैं प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन को कहते हैं। ठीक है, इसमें आम कहते हैं कॉमन नाउन को। ठीक है, अब तो पता है आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, उसको अलग करना है। अकबर, तो अकबर को बताइए कि अकबर क्या है। पहले एक काम करते हैं, 2 2 4 2 6 7 है ना, तो प्रॉपर नाउन एक तरफ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसमें आम, इसमें खास। पहले ना, पहले खास, खास खास चीज कौन कौन देख लेते हैं। खास चीज कौन कौन है यहाँ पे? खास कौन है? अकबर खास बादशाह का नाम है, अकबर खास इंसान का नाम है। बादशाह तो बादशाह बहुत सारा है, बहादुर तो बहुत सारा, कौन बहादुर है? रघुपत देखिए एक खास नाम है ना, रघुपत, तो रघुपत जो हो गया। ठीक है, बेटा तो बहुत सारा, राजपुताना, राजपुताना एक है जात है, राजपुताना। घोड़ा, घोड़ा भी खास जानवर का नाम है, क्योंकि इसमें खास हो गया। अब इसमें आम देखते हैं, इसमें आम, जो आम चीज है, जैसे यहाँ पे देखिए बादशाह, तो बादशाह तो बहुत सारा है, तो ये सब इसमें आम हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। और बहादुर, बहादुर तो बहुत सारा है, कौन बहादुर भाई? और को बस यही दोनों ना, तो ये हो गया। अभी आपको याद करना है इसमें खास इसमें आम क्या होता है। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मे भी आगे सवाल आ सकता है। जो इसमें खास है ना, उसको इसमें मारफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उसको इसमें मारफा भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। और इसमें आम को इसमें नकरा भी कहते हैं, इसमें नकरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें खास को इसमें मारफा भी कहते हैं, इसमें आम को इसमें नकरा कहते हैं। मैंने बता दिया खास को प्रॉपर नाउन और आम को कॉमन नाउन। आप अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बिल्कुल आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो बस चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका पीडीएफ आपको लेना है, सबका पीडीएफ मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। आप अगर आपके यूट्यूब चैनल पे क्लास करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। करना क्या होगा, देखो आपको AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये एक ऐप है जिस पे आप क्लास करो ना,
वो ये उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन है। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। क्या करना है इसको आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है ना। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप। जब डाउनलोड करोगे, रजिस्टर कर लोगे ना, तो जैसे ही उसको ओपन करोगे तो एक जगह फ्री नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। एक बॉक्स बना हुआ है, फ्री नोट्स का एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स में बनेगा। इसको ओपन करोगे ना तो बहुत सारा फ्री नोट्स में मिलेगा। आपको एक जगह फोल्डर मिलेगा। जैसे इसको ओपन करोगे तो अलग अलग वहाँ पे कैटेगरी बना हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है CBSE 10th उर्दू। इसको ओपन करोगे तो अब तक जो भी मैंने पढ़ा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, सब वहाँ पे मिल जाएगा। आराम से उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, जैसे पढ़ना पढ़िए। बट आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएंगे। और अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। अगर आपका कोई उर्दू का दोस्त है जो उर्दू पढ़ रहा है, और मैं देखा हूँ CBSE का उर्दू यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है। मैंने देखा है, सर्च किया यूट्यूब पे, CBSE का टीचर मिलता ही नहीं जल्दी, है ना। होगा भी तो पता नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ। तो आप लोग जुड़िए और बेहतर से तैयारी कीजिए। और एक बात और, जब भी मैं यूट्यूब पे कवायद पढ़ाता हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो सबके लिए होता है। CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, सबके लिए ग्रामर सेम होता है। तो जब भी उर्दू ग्रामर पढ़ाते हैं, आप लोग टाइम पे क्लास आइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसी क्लास चलेगी तो आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, वन शॉट में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।